नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, शाम को 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे आपकी एक क्लास होती है जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। और इस साइंस के सेशन में अभी प्रेजेंट में आपका बायोलॉजी चल रहा है और इसमें बायोलॉजी में मैंने आपके बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं। और बहुत सारे टॉपिक के अलावा आज जो आपकी क्लास हो रही है वो आपकी 9वीं क्लास है, यानी इससे पहले मैंने 8 क्लास करा दी हैं। और किसी ने अगर फिजिक्स की क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि फिजिक्स यहाँ पे मैंने कंप्लीट करा दिया है, वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज के साथ में। तो आप उन प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हो। अभी जो चल रहा है आपका बायो चल रहा है और इस बायो में मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं और जिसमें मेरा एक टॉपिक है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, यानी जीवों का वर्गीकरण। और जीवों के वर्गीकरण से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो टॉपिक है आपका क्या? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड मैंने आपको 2 क्लासेस करा दी हैं जिसमें मैंने आपको वर्गीकरण के बारे में बताया था। और वर्गीकरण के बारे में बताने के बाद में दूसरी जो कॉल आई थी, ठीक है, तो वर्गीकरण के बारे में मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। दूसरी जो वीडियो थी जिसमें मैंने आपको टैक्सोनॉमी में जो भी आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ा दिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो एनिमल किंगडम को पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा चैप्टर अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों को अलग अलग पढ़ना है। तो मैंने 3 चीज़ें, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने 3 किंगडम को आपको एक क्लास में ख़त्म करा दिया है। आज जो आपका चलने वाला है वो आपका एनिमल किंगडम है और ये एनिमल किंगडम भी आपका 2 क्लासेस में कंप्लीट होगा। तो आज आपकी ये पहली क्लास है और इस पहली क्लास में आपको मैं कुछ चीज़ें, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। बाकी मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे जो कि आपका आर.एच. विटेकर ने दिया था। और जो आर.एच. विटेकर ने दिया था तो मैंने आपको कल इसमें थोड़ी सी बातें बता दी थी कि आपके पास में अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी हम यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है, आपका एक यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर जो होगा वो आपका कौन सा होगा? वो किंगडम मोनेरा में आता है, ठीक है। इसके बाद में यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में आपका यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिवाइड होता है। यूनिसेलुलर की जब मैं बात करूंगा तो यूनिसेलुलर में आपका प्रोटिस्टा आता है। ये बात याद रखना है कि जब भी यूनिसेलुलर की बात होगी या तो वो मोनेरा होगा या फिर प्रोटिस्टा होगा। अगर उसके पास में प्रोकैरियोटिक सेल है तो मोनेरा होगा, अगर उसके पास में यूकैरियोटिक सेल है तो प्रोटिस्टा होगा। इतनी बात समझ में आई। मल्टी सेलुलर की बात करें, अब इस मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो यहां पे भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जिसके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जिसके पास में सेल वॉल एब्सेंट होगी। जिसके पास में प्रेजेंट होगी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हेटेरोट्रोपिक होगा या फिर ऑटोट्रोपिक होगा, यानी परपोषी होगा या फिर स्वपोषी होगा। जो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की बात है। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाला कौन है? प्लांट। कौन करता है? प्लांट करता है। अपना खाना कौन बनाता है? अपने आप प्लांट बनाता है। तो वो तो आपका हो गया प्लांट में। और जो नहीं बना पा रहा है वो डिपेंड है, वो आपका फंजाई में आएगा। फंजाई और प्लांट में एक ही डिफरेंस है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। कौन? फंजाई। और प्लांट तो करता ही है। बाकी का सेल वॉल, जिसके पास में सेल वॉल नहीं होती है, जिसकी आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, वो आपका कौन है? वो एनिमल किंगडम है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। तो चलिए बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। तो जब एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे, यानी हम जंतु जगत के बारे में बात करेंगे, तो इसका भी क्लासिफिकेशन होता है। अब ये क्या क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कैसा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी हमसे पहले क्या करना है, इसको किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है उसकी बात करते हैं। चलो इसकी बात करेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं कशेर की और अकशेर की, जिसे हम कहते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा जो होंगे, ठीक है, नॉन कॉर्डेटा और होते हैं आपके कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा का याद रखना कि इसी में आते हैं हम लोग। कॉर्डेटा जिसके पास कशेर की यानी कशेर की होते हैं, जो वो आपके कॉर्डेट्स में आते हैं, कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है।
अब क्लासिफिकेशन को हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये भी आपके कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। कैसे, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो हम ये पढ़ चुके हैं, कल ही देखा था भाई। ये कौन है, यूकेरियोटिक है, इनकी सेल कैसी है, यूकेरियोटिक है, चलो मान लिया ये यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक के अलावा इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मल्टी सेलुलर है, इनके पास में कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए बॉडी सेलुलर कैसा होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, ये परपोसी हैं या स्वपोसी, भाई एनिमल क्या होते हैं, एनिमल खाना खुद बनाते हैं या डिपेंड रहते हैं, ये तो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, और जब ये दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये हेटेरोट्रॉपिक होंगे, क्या होंगे, हेटेरोट्रॉपिक होंगे। अब इनका मतलब, हेटेरोट्रॉपिक का मतलब परपोषी होंगे, यानी दूसरों पर डिपेंड होते होंगे। चलो परपोषी हो गए, और क्या बात करेंगे, इसके अलावा और क्या करते हैं भाई, ये मूव करते हैं, क्या प्लांट मूव करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये तो मूव करते हैं। ठीक है, नहीं लोकोमोटिव होता है इसके अंदर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। ठीक है, अब मैं नॉन कॉर्डेटा की बात करूं, नॉन कॉर्डेटा का मतलब है कि ये मैटोजोआ में आता है, और मैटोजोआ में आपका फाइलम होता है, किंगडम के बाद में क्या आता है, फाइलम आता है, तो इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब वो पार्ट कौन से हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सबसे पहला पार्ट आपका होता है पोरीफेरा। आपने अगर सुना हो तो इसे कहते हैं हम पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद, यानी पोरीफेरा के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो वो सीलेंट्रेटा होता है। मैं आदित्य चौधरी अपने निज निवास स्थान हाथरस से अपने आदरणीय गुरुदेव श्री मनीष महोदय को सादर प्रणाम करता हूं, उनसे अमृत रूपी आशीर्वाद प्राप्त करने की आकांक्षा रखता हूं। भाई आदित्य चौधरी, अगर आपका इस तरीके से कह रहे हो तो आपका स्वागत है, और स्वागत होने के साथ साथ आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर फोकस करना है, और आपको कोई ना कोई एग्जाम निकालना है, जिससे आप जिस तरीके से हमारा आदरणीय गुरुदेव कह रहे हैं, तो हम भी इसी तरीके से आपको आदरणीय स्टूडेंट कहें, और आदरणीय के साथ में आपको भी कहें कि हाँ हमारा एक स्टूडेंट जो कि आदित्य चौधरी है, हाथरस निवासी है, वो कोई ना कोई एक एग्जाम क्वालिफाई करके आया है, ये हमारे साथ में कुछ टाइम तक पढ़ा था, इस तरीके से हम आपको भी याद करेंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा के बाद में आपका आता है सीलेंट्रेटा। ठीक है, पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा। अब सीलेंट्रेटा के बाद में कौन सा आता है, उसे कहते हैं हम प्लेटी हेल्मथीज। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं क्या कराने वाला हूं ना, मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आपको ये याद रखने हैं। इसके बाद में आता है एस्क्ले, हिंदी में एस्क्ले कह देते हैं, लेकिन एसेल्मथीज होता है ये, एसेल्मथीज। ठीक, इसके अलावा भाई एसेल्मथीज के अलावा क्या होता है, तो इसे कहते हैं एनालिडा। क्या कहते हैं, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। यहां पे एनिलिडा, इसके बाद में आता है आपका आर्थ्रोपोडा। जो जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, वो आपका ऑर्थोपोडा है। ठीक है, ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। और इसके बाद में आता है आपका मॉलस्का, और लास्ट आपका आता है, इसके बाद आता है आपका इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अब ये मैंने लिखा है, ये आपका इसी तरीके से डेवलपमेंट चलता है, और जैसे 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 मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बॉडी कैसी होती जाएगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, एडवांस होती जाएगी। अब यहाँ पे एडवांस कैटेगरी में आती जाएगी। सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मथीज, एसेल्मथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और इसके बाद आता है आपका कॉर्डेटा। और जिसमें कौन आते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स कौन हुआ, हम लोग। तो कौन आएगा किसमें, कॉर्डेटा किसमें कौन आएगा, कॉर्डेटा में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। और अगर आपको याद करने का तरीका नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हिंदी अगर आपको इंग्लिश में याद करते तो आपको इस तरीके से याद कर सकते, पोरीफेरा, उसके बाद में सीलेंट्रेटा यानी सी पी सी, फिर आपका आता है प्लेटी हेल्मथीज। क्या आता है, प्लेटी हेल्मथीज आता है, तो आपका फिर पी बन जाएगा, ए क्यू बन जाएगा, यानी 3 ए आने वाले हैं। क्या 3 ए हैं, एसेल्मथीज, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। एसेल्मथीज, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के बाद में आपका मॉलस्का, और मॉलस्का के बाद में आपका इकाइनोडर्मेटा, और फिर आपका कॉर्डेटा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ये मैंने बताया किस तरीके से आपका एनिमल किंगडम है, कहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, और इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए और बात करते हैं। और क्या बात करते हैं, अब इनके में बेसिक जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, क्लासिफिकेशन में मैंने बोला कि
आपका यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है, यहाँ पे क्या क्या होता है देखो, एक चीज याद रखना, हमने क्या बोला, जब लेवल की बात करी, लेवल की बात करेंगे तो लेवल में कैसे कैसे होगा भाई, मैंने बोला कि भाई मेरे पास में क्या है, सेल है, तो एक होगा आपका सेलुलर, ठीक है, जिसके पास में केवल सेल होंगी वो किस में आएंगे, सेलुलर में आएंगे। जिसके पास में कई सेल मिलके क्या बना देंगी, टिश्यू बना देंगी, तो वो किस में आएंगे, वो टिश्यू में आएंगे। और कई टिश्यू बना के यानी मिलके क्या बनाते थे, ऑर्गन बनाते हैं, वो किस में आएंगे, ऑर्गन में आएंगे। और फिर उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम बनता है कई ऑर्गन से, तो वो आपका किस में आएंगे, ऑर्गन सिस्टम में आएंगे। अब बात आती है इसकी, चलिए सेलुलर की बात करते हैं, क्या करना है इसमें। अब यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, किसके पास में सेल्स होती हैं, पोरीफेरा। इस पोरीफेरा के बाद में क्या होती है, केवल सेल्स होती हैं, यानी सेल्स का गुच्छा होता है इसमें। और सेल्स का गुच्छा होने के साथ साथ, लेकिन वो गुच्छा जो होता है वो क्या नहीं होता है, वो इसका टिश्यू नहीं बनता है। तो ये किस में आएगा, सेल्स का गुच्छा बनता है किसमें, पोरीफेरा में, तो ये बन जाएगा आपका पोरीफेरा। टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू जिसके पास में क्या होगा, कई सारी सेल्स मिलके टिश्यू बना दे रही हैं, वो किस में आते हैं, वो आपके सीलेंट्रेटा में आते हैं। किस में आते हैं, सीलेंट्रेटा, जिनके पास में टिश्यू होते हैं। ऑर्गन यानी उन्होंने कुछ ऑर्गन बना लिए, तो ऑर्गन किसके पास में, प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास में। ये सारे कैसे चल रहे हैं, ये आपके मैंने जो बताया था, जिस क्रम में बताए थे उसी क्रम में चलते हैं। और बाकी का आपका एस्केलेंथीस से कहाँ तक, कॉर्डेटा तक किस में आता है, वो सब इसमें आता है। ठीक है, यह है समझ। यहाँ पे जिसके पास में सेल्स हैं केवल, वो पोरीफेरा है। जिसके पास में सेल्स मिलके टिश्यू बना दे रही हैं, वो सिलेंट्रेटा है। और जिस टिश्यू बना के ऑर्गन बना दे रहे हैं, वो आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं। और ऑर्गन सिस्टम जिसके अंदर पाया जा रहा है, वो आपका एस्केलेंथीस से कॉर्डेटा तक रहता है, जिसमें सारे सिस्टम बनते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका कई सारी चीज़ें होती हैं, आप देखोगे जब हम इन चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो कहीं, जैसे एक मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी पाचन तंत्र के अकॉर्डिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बांटें हम उसे, सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग बांटें कि भाई श्वसन क्रिया क्या है इनकी, उसके अकॉर्डिंग भी बांटें, तो ये सारे क्या है, इन तरीकों से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन। डाइजेस्टिव की मैं बात करूँ, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है आपका कंप्लीट डाइजेशन, एक होता है आपका इनकम्प्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम हैं, हमारा क्या है, हमने कुछ चीज़ें खाई, यानी हमारे पास में माउथ है। माउथ होने के साथ साथ जब हम खाना खा लेंगे तो खाना खाने के बाद में वो पचेगा, और पचने के बाद में क्या होता है, जो वेस्टेज होती है वो हमारी कहीं और से बाहर आती है, तो वो आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, जो कि आपका कॉर्डेटा के अंदर आता है। अब मैंने बोला इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब है कि जहां से उन्होंने एंटर किया है, यानी एक ही जगह से खाना खाया और उसी जगह से त्याग दिया, उसी जगह से एग्जिट कर दिया, वो होता है आपका इनकम्प्लीट। यानी हम इसे क्या कहेंगे, सिंगल ओपनिंग। तो सिंगल ओपनिंग किस में होती है, सीलेंट्रेटा में होती है, जिस जगह से खाता है उसी जगह से निकाल देता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में होती है, जिस जगह से खा रहा है उसी जगह से एग्जिट कर रहा है, इसे हम कहते हैं सिंगल ओपनिंग, जो कि आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जिस जगह से खाते हैं उसी जगह से निकलते हैं। कंप्लीट जो कि हमारे अंदर, यानी टू ओपनिंग सिस्टम, एक आपका माउथ और जहां से आपका निकल रहा है वो, ठीक है। तो ये टू ओपनिंग सिस्टम होते हैं, जो कि आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें भी कई चीजें होती हैं, एक होता है आपका ओपन और एक होता है आपका क्लोज्ड। जो हमारे अंदर है वो क्लोज्ड है, जिसके अंदर क्या है, जहां पर आपको वीन्स दिखती होंगी, बहुत सारी हमारे पास में नसें होती हैं, इन्हीं में अंदर हमारा क्या है, ब्लड बह रहा होता है। लेकिन जो ओपन होता है, ओपन का मतलब है कि हार्ट तो होता है, हार्ट आगे लेके जाता है ब्लड को, लेकिन इसमें सेल्स जो होती हैं वो सेल्स उसके अंदर डूबी हुई होती हैं, यानी इनके अंदर कैपिलरी नहीं पाई जाती, वो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जो आपका क्लोज्ड है, वो क्लोज्ड कैसा होगा, जिसमें सेल्स डूबती नहीं, यानी सेल्स तक डायरेक्ट ब्लड नहीं पहुंच रहा है, सेल्स तक डायरेक्ट ब्लड नहीं पहुंचता है, ये बात याद रखना। इसमें कैपिलरी होती हैं, कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। मैंने ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई क्योंकि थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के बारे में मुझे थोड़ी सी नॉलेज है या नहीं। अगर नहीं भी है तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये आया कि यहाँ पे बोला है एनिमल्स ऑफ आर इमोबिल, यहाँ पे जो अगतिशील हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो कौन से एनिमल्स हैं। ऑप्शन आपके सामने है, पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है और नेमेटोडा है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऐसे एनिमल जो मूव नहीं करते हैं वो किस फाइलम में आते हैं। तो याद रखना
कि हमारा एक ऑप्शन दिया है पोरीफेरा, तो इस पोरीफेरा फाइलम में आते हैं जो मूव नहीं करते हैं। अब मैं कहता हूं कैसे भाई, पोरीफेरा जो होता है, अब पोरीफेरा के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पर यानी जो खारा पानी है, यानी खारा पानी किस में मिलेगा, तो खारा पानी आपका समुद्र में मिलेगा भाई। कहाँ मिलता है, ये तो समुद्र में मिलते हैं, और समुद्र में मिलने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये मूव नहीं करते, ये क्या करते हैं, गतिशील नहीं होते, ये मूव भी नहीं कर पा रहे हैं भाई। चलो मान लिया मूव नहीं कर रहे हैं, और क्या होता है, इनकी जो शेप होती है, वो शेप जो होती है, इनकी जो आकृति होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, चलो ये भी मान लिया। और कुछ होता है क्या, हाँ, क्या ये स्पंज भी कहते हैं भाई, स्पंज टाइप के होते हैं ना, स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारी आपकी इसकी क्लासिफिकेशन या फिर कह सकते हैं इसकी विशेषताएं हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहती हैं। पोरीफेरा जो होता है ये खारे पानी में मिलता है, यानी समुद्र में मिल रहा है, मूव नहीं करेगा, जहां पे है, चाहे वो पेड़ पर हो, चाहे वो आपका किसी पत्थर पे हो, या किसी भी जगह पे हो, वो मूव नहीं करने वाला है। यहाँ पे इसकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, स्पंज टाइप का आपको ये दिखता है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, इस पे ऊपर चिपका हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका पोरीफेरा है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसे हम कहते हैं यूस्पोंजिया कहते हैं। तो यूस्पोंजिया जो आपका एनिमल होता है जो कि आपका पोरीफेरा के अंदर आता है, वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा साइकन जो होता है, साइकन भी इसके एग्जाम्पल में आता है, ये याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, पोरीफेरा के एग्जाम्पल है। यहाँ पे यूकेलिप्टेला है, स्पॉन्जिला है, साइकन है, एप्लाइसेना है, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल है, पोरीफेरा के एग्जाम्पल हैं। तो आप इनको रट लेना है, याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जैसे साइकन के बारे में पूछ लिया जाए, स्पॉन्जिया के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से क्या अचल होते हैं, अभी बता दिया। अचल क्या होते हैं, अचल होते हैं पोरीफेरा। कौन, अचल जो नहीं चल पा रहे हैं वो क्या है, पोरीफेरा हैं, और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं, यानी किसी ना किसी ठोस जगह पर ये चिपके रहते हैं, ये याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, अर्पिता पांडे स्वागत है आपका यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया कि ऐसे प्राणी जो चल नहीं पा रहे हैं, समुद्र के अंदर मिल रहे हैं, जिनकी शेप फिक्स नहीं है, स्पॉन्ज टाइप के हैं, तो यहाँ पे वही चीज पूछी जा रही है, वो कौन होंगे, वो आपके इनमें से क्या होगा, प्लेनेरिया, एनिमोन, साइकोन या एस्केरिस। तो मैंने बताया, क्या बताया, मैंने बताया आपको कि जो पोरीफेरा होता है इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। एक आपका स्पॉन्जिया होता है, यूकेलिप्टेला होता है, साइकन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, प्लेनेरिया दिया है, समुद्री एनिमोन दिया है, साइकन दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइकोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राधे राधे अर्पिता पांडे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया क्या, यहाँ पे साइकोन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कहूँ कि साइकोन है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, समुद्र में किसी चट्टान पर, किसी पेड़ पर, किसी पौधे पर ये चिपके मिलेंगे। ठीक है, मान लिया कॉलोनी में चिपके रहते हैं, यानी कहीं सारे ये ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप में चिपके रहते हैं, चल फिर नहीं सकते क्योंकि अचल हैं, यानी चल नहीं पा रहे हैं, एक जगह पर स्थिर हैं। इसके अलावा छोटे छोटे छिद्र इन पर पाए जाते हैं, यानी आप देख पा रहे हैं इनके पास में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे ऑस्टिया कहा जाता है। साइकन, बिल्कुल सी आंसर होगा इसका, साइकन आंसर होगा। तो मैं सारी चीजों को यानी पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथी, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको बता दिया, 2 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्या कहता है, निम्नलिखित में हरिद, हरिद भाई हाय, चलो नमस्ते, अब पढ़ लो क्योंकि बहुत लेट हो गए हो। कल मैं लेट था, आज आप सब लोग लेट हो। कल मैं इतने टाइम पे आया था 6:30 के टाइम पे, तो आज आप 6:30 पे आए हो। तो क्या बदला ले रहे हो क्या, कि एक दिन आप आना एक दिन मैं आऊँगा। ठीक है चलिए इसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है, यानी किसका जो शरीर है वो कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। यहां पे मैं कह सकता हूं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, कल भी मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे आपका अमीबा है, तो अगर मैंने अमीबा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे बीच से काट दिया, तो 2 नए जीव बन जाते हैं। ऐसे ही इसमें होता है सीलेंट्रेटा में। यहां पे अगर मैं किसी भी जगह से इसको 2 पार्ट में बांट दूं, तो ये किसका पार्ट है, ये आपका मैंने बताया सीलेंट्रेटा का पार्ट है। ठीक है, और सीलेंट्रेटा जो होते हैं, अगर मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो 2 पार्ट में डिवाइड करने पर क्या होगा, ये पार्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 नए जीव मिले, यानी 2 नई सेल्स मिली। तो यहां पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जैसे दिखेंगे भाई, एक जैसी तो दिख रहे हैं। तो इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है रेडियल सिमेट्री।
क्या कहा जाता है? रेडियल सिमेट्री कहा जाता है इसे, ठीक है। इनके अंदर ब्लड नहीं मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, कोरल सुना है? क्लास में आते ही नेटवर्क को हवा लग जाती है भाई, ऐसा कैसे हो जाता है? मेरे पास में तो बिल्कुल सही चल रहा है, आपके एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है, तो मैं तो इस चीज़ को अभी तो प्रेजेंट में नहीं मानूंगा। हाँ, हो सकता है हमारी तरफ से कभी कभी दिक्कत आती है, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि एक वजह दिक्कत की वजह से तो एक दिन क्लास ही नहीं हो पाई, ठीक है। तो मैंने बताया रेडियल सिमेट्री होती है, किसी भी जगह से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक जैसे दिखेंगे, दोनों पार्ट एक जैसे दिखेंगे, इनमें ब्लड नहीं मिलता है। आपने एक चीज सुनी होगी, अगर आपने ज्योग्राफी की क्लास ली हो, तो ज्योग्राफी में मैंने आपको एक बात बताई थी, कोरल होते हैं जिन्हें हम प्रवाल कहते हैं। तो प्रवाल जो होते हैं वो भी आपका किस में आता है? वो भी आपका इसी के अंदर आता है, सीलेंट्रेटा फाइलम के अंदर कोरल आता है। क्या आता है? कोरल। तो आपने देखा होगा जो आपके द्वीप समूह होते हैं ना, आइलैंड्स जो होते हैं, जैसे मैंने बोला अंडमान निकोबार, जैसे मैंने बोला आपका लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पे आप देखते होगे व्हाइट व्हाइट परत जमी होती है उसकी मिट्टी पर। क्या जमी होती है? व्हाइट व्हाइट परत टाइप की जमी होती है मिट्टी पर। तो वो वास्तव में क्या होता है? वो कोई मिट्टी नहीं होती, वो क्या होता है? वो कोरल होते हैं जो कि मर चुके होते हैं। क्यों? कोरल मरने के बाद में, यानी इनकी जो खोल होता है, इनका जो बॉडी होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। अब ये एक साथ इकट्ठे मरते हैं, मरने पर क्या करते हैं? मरने पर अपने खोल से कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ने पर वो मिट्टी यानी वो उस जगह पर जमा हो जाती है, जिससे आपके आइलैंड्स के पास में आपको व्हाइट व्हाइट कलर की मिट्टी टाइप की दिखती है। वो आपके वास्तव में क्या होते हैं? कोरल होते हैं, ठीक है। हरित ने आंसर दिया है बी आंसर। बाकी मैं बताता हूं कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, मैंने एग्जाम्पल में भी दिखा है, ये लिखा है हाइड्रा। ये क्या है? हाइड्रा। कोरल हो गया, कोरल के अलावा हाइड्रा हो गया। हाइड्रा किस में आता है? ये भी आपका सीलेंट्रेटा का पार्ट है भाई। किसका पार्ट है? सीलेंट्रेटा। कभी आपने जेलीफिश देखी है? जेलीफिश, जेलीफिश किसका पार्ट है? ये आप भी किस में आता है? ये भी आपका सीलेंट्रेटा ग्रुप में आता है भाई, सीलेंट्रेटा फाइलम में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा हो जाएगा। इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, रीजनरेशन पावर होती है, ये बडिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं। यहाँ पे जो तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, झील होती हैं, पौधे होते हैं, कोई वस्तु होती है, सब पर चिपके मिलते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, ये आपको सब जगह पर चिपके मिलेंगे। तो किसी भी जगह से दो पार्ट डिवाइड करो भाई, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री के अलावा इनमें रीजनरेशन पावर, बडिंग होती है, और इनमें ब्लड नहीं पाया जाता। तालाबों में मिलते हैं, पोखर में मिलते हैं, झील में मिलते हैं, पौधे पर मिलते हैं, वस्तु पर मिलते हैं, किसी भी जगह पर मिलते हैं, लेकिन पानी में मिलते हैं, ये बात याद रखना। ये समुद्र के अंदर मिलते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए आंसर, हाँ जी बिल्कुल हाइड्रा है। क्वेश्चन नंबर 4। अब मैंने यहां पे बताया कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन यानी रीजनरेशन और मुकुलन, जिसे हम कहते हैं बडिंग, द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन यहां पे यानी रीजनरेशन पावर और बडिंग जो पावर होती है, वो इनमें से किसके अंदर है? ऑप्शन ए है खमीर, बी है हाइड्रा, सी आपका प्लाज्मोडियम, और डी है प्लेनेरिया। और इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये 3 बार तो ये पूछा ही गया है। ये आपका 2018 में ही 3 बार पूछा गया है, यानी एएलपी में पूछा गया, ग्रुप डी में आपका शिफ्ट सेकंड 11 अक्टूबर को, और ग्रुप डी में ही 31 अक्टूबर को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। मैंने क्या बताया? समुद्र में मिलने वाले जीव आपके कौन से? आपके सीलेंट्रेटा किस में आता है? ये कौन फाइलम में आता है? सीलेंट्रेटा में आता है। और सीलेंट्रेटा में कौन कौन आते हैं? जो समुद्र में रहते हैं। और समुद्र में रहने के साथ साथ इनके अंदर क्या होती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री के अलावा और क्या होता है? यानी रेडियल सिमेट्री का मतलब अगर इनमें क्या कर दूं, दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो दो नए जीव बन जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन या फिर कहेंगे यहाँ पे बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। कहाँ मिल रहे हैं? तालाब, पोखर, सब जगह मिल रहे हैं ये पे, ठीक है। क्या बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे आपको दिख रहा है, ये क्या है? बोल रहा है जानवरों के किस फाइलम में? फाइलम
यानी मैंने क्या बोला, किंगडम के बाद में आने वाला सेकंड जो पार्ट है वो उसे फाइलम कहते हैं। ये हमने पहले ही पहली क्लास में जान लिया था कि आपका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो किंगडम है। इस किंगडम में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब इनको अलग अलग क्या किया है, कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होता है फाइलम। तो फाइलम में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो फाइलम को फ्लैट वर्म, जिसे हम कहते हैं चपटे क्रमी, यानी फ्लैट वर्म चपटे क्रमी, यानी चपटे क्रमी का मतलब क्या है, फ्लैट का मतलब क्या है भाई, फ्लैट का मतलब क्या है, फ्लैट दिखना, बिल्कुल चपटा टाइप का दिखना। चपटा, ये तो नहीं है चपटा, अब मैं कैसे दिखाऊं, है नहीं अभी कुछ, चपटे टाइप का, इतना तो जानते हो। पहले हम क्या पढ़ते थे, पृथ्वी चपटी है, तो क्या चपटा क्या होना, बिल्कुल दबा हुआ, धरती पे लगा हुआ टाइप का होता है, उसे हम कहते हैं चपटा। प्लेट का मतलब प्लेट जैसा होना, प्लेटी हेल्मथीस का पार्ट है ये। जब चपटे की पार्ट आ जाए या प्लेट की बात आ जाए, फ्लैट की बात आ जाए, तो ये किसका पार्ट है, प्लेटी हेल्मथीस। किसका पार्ट है, प्लेटी हेल्मथीस का पार्ट है। और इसे यानी कह सकते हैं इसके अंदर ही आपका फ्लैट वॉर्म आते हैं। किसके आते हैं, फ्लैट वॉर्म आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चपटा क्रमी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फीता क्रमी के नाम से जानते हैं, चपटा क्रमी के नाम से जानते हैं, या फिर हम क्या कहेंगे, टेप जैसा। टेप कैसा होता है, टेप भी कैसा होता है, चपटा ही तो होता है, तो इसे टेप वॉर्म भी कहते हैं, जिसे हम फीता क्रमी कहते हैं। ठीक है, इसके पास में क्या होती है, इसके पास में आहार नाल नहीं होती। बाइलेटरल सिमेट्री, यानी बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी इनके पास में दोनों रिप्रोडक्शन पार्ट मिलते हैं, यानी मेल वाला पार्ट भी मिलता है और फीमेल वाला भी पार्ट मिलता है, तो इसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है। दोनों रिप्रोडक्शन ये कर सकता है, यानी असेक्सुअल कर सकता है, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये कर सकता है। इसे हम प्लेटी हेल्मथीस कहा जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है प्लेनेरिया। क्या क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर आता है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया के अलावा और क्या आता है, तो आपने सुना होगा टीनिया, तो टीनिया भी इसके अंदर आता है। तो सुना नहीं हो तो आप एक बार सर्च कर लेना। बाकी ये आपको दिख रहा है ना, ये प्लेनेरिया है, जो बिल्कुल क्या है, फीते जैसा है, चपटा है, और इसके अलावा टेप जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्लेटी हेल्मथीस। ठीक है, हाँ, फोर्थ का बी है हाइड्रा। ये समझ लो, ये क्वेश्चन थोड़े से क्या कहते हैं, बार बार रिपीट करके आप बार बार पढ़ोगे ना, तब ये चीजें समझ में आएंगी। आप एक पहली बार में अगर पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको ऐसे समझ में आएगी। पहली बार में कोई भी चीज इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वायो में क्या होता है कि इसमें कई सारे फाइलम होते हैं, तो एक बार में तो आपको फाइलम याद ही नहीं होंगे, तो इसको कई बार पढ़ना होगा। हमने कौन कौन से पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया पोरीफेरा पढ़ लिया। ठीक है, पोरीफेरा के अलावा हमने क्या पढ़ा, पोरीफेरा के अलावा हमने सीलेंट्रेटा को पढ़ लिया। सीलेंट्रेटा के अलावा अब आ गया आपका प्लेटी हेल्मथीस। तो ये आपके क्या है, क्रम है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले पोरीफेरा, उसके बाद सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद प्लेटी हेल्मथीस। ऐसे ही जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो यहाँ पे क्या है, इनके पास में क्या होंगे, नेत्र तो होते हैं, आपके नेत्र कैसे होते हैं, एकदम आई स्पॉट जैसे, कोई स्पॉट आ गया हो आई के पास में, तो उस टाइप के इनके पास में क्या होते हैं ना, आपके आंखें होती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ना, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, स्पॉट जैसे दिख रहे होंगे, दोनों तरफ में आपको स्पॉट जैसे दिख रहे हैं, तो ये क्या है, आई स्पॉट कहते हैं। ये क्या है, प्रकाश की तीव्रता, जो आपका लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी का पता लगा लेते हैं कि लाइट तेज है या फिर लाइट बहुत धीमे आ रही है, इंटेंसिटी का पता लगा लेते हैं, इन्हें कहा जाता है आई स्पॉट। तो ये किसके अंदर होते हैं, ये बता दो, किसके अंदर होते हैं, तो याद रखना ये प्लेनेरिया के पास होते हैं। ये क्या है, ये वास्तव में कौन है, ये प्लेनेरिया है। ठीक है, जो किस में आता है, जो आपका प्लेटी हेल्मथीस का पार्ट है। ठीक है, तीन फाइलम हो चुके हैं, कौन कौन से, पहला था आपका पोरीफेरा, दूसरा था आपका सीलेंट्रेटा, तीसरा है प्लेटी हेल्मथीस। और इस प्लेटी हेल्मथीस में मैंने बता दिया कि जो जानवर जिसके पास में आई स्पॉट पाया जाता है उसे हम प्लेनेरिया कहते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता को बताता है, टेप वॉर्म जैसा होता है, फ्लैट जैसा होता है, जिसके पास में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइसेक्सुअल होता है, दोनों रिप्रोडक्शन पार्ट मिलते हैं। यहां पे असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एस्केरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे कहता है एस्केरिस के बारे में।
एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? एस्केरिस जो कि आपको यहां पे फोटो में दिख रहा होगा, अब आप देख लो ये कैसा दिखाई दे रहा है। यहां पे बोला गया है ये पिन जैसा दिख रहा है, ये राउंड है या फिर ये अर्थ है या फिर टेप जैसा। ये तो मुझे लगता है आंसर तुम बता दोगे क्योंकि यहाँ पे फोटो लगा रखा है मैंने। एस्केरिस जिसे हम एस के हेल्मथीस के अंदर रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं? एस के हेल्मथीस के अंदर। ठीक है, तो वो याद रखना है पहले। अब ये किसका पार्ट हो गया, यानी चार चौथा आ चुका है। कौन कौन सा? पहला पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद में सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद में प्लेटी हेल्मथीस और उसके बाद में एस के हेल्मथीस, चौथा चल रहा है। चौथे में आता है आपका एस्केरिस, यानी एस के हेल्मथीस जो होते हैं ये कैसे होते हैं? आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं है। एस के हेल्मथीस जो होते हैं ये राउंड वॉर्म होते हैं। जो हमने पढ़ा प्लेटी हेल्मथीस वो प्लेट जैसे होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो वो थे आपके प्लेटी हेल्मथीस। जब एस के हेल्मथीस की बात करेंगे तो ये राउंड होते हैं। ये आपको गोल टाइप के दिख रहे होंगे, देख लो गोल टाइप के दिख रहे हैं, तो ये क्या है? राउंड वॉर्म कहलाते हैं। राउंड वॉर्म इसका आंसर होगा। तो आपने सुना होगा एस्केरिस जो कि आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है। इसके अलावा वूचेरिया होता है, थ्रेड वॉर्म होता है, ये सारे जो होते हैं ये आपके एस के हेल्मथीस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो याद रखना कितने पार्ट हो गए? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटी हेल्मथीस और एस के हेल्मथीस। अब इसके बाद में पांचवा है आपका क्या? चलिए इसको देखते हैं। इनका उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है भाई? वर्मी कंपोस्टिंग होता क्या है? तो आपने देखा होगा कंपोस्ट होती है जो वास्तव में जो खाद होती है, नेचुरल खाद होती है, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। अब पोषण पदार्थों से भरपूर जिसमें होते हैं, यानी जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छे पाए जाते हैं, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी वो आप कह सकते हो वो फर्टिलाइजर होता है। तो वो आपका कैसा फर्टिलाइजर है? वो आपका नेचुरल फर्टिलाइजर है। तो नेचुरल फर्टिलाइजर कहलाता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये कौन करता है? ऑप्शन ए कहता है फीता कृमि, बी कहता है केंचुआ गोल कृमि, सी कहता है केंचुआ, डी है आपका चपटी कृमि। बताओ क्या आंसर होगा? हाँ, चार पार्ट हो चुके हैं। राउंडबॉम हो गया। गुड इवनिंग कमल प्रसाद। ऑप्शन नंबर 8 का आ चुका है सी, बिल्कुल केंचुआ बिल्कुल सही आंसर दिया है कि अर्थवॉर्म जो होता है यानी केंचुआ जो होता है वो किसानों का मित्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। उसके अलावा न्यूट्रिशन से भरपूर, यानी वहां पे वर्मी कंपोस्टिंग करता है, जो कि आपका क्या है? जैव उर्वरक होता है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है ये भी याद रखना। ये किसका पार्ट है? ये एनिलिडा का पार्ट है। ठीक है, हमने कितने पढ़ लिए? पांचवा आ चुका है। कैसा? पांचवा। कितने पार्ट हैं? पहला पार्ट पोरीफेरा, दूसरा पार्ट सीलेंट्रेटा, तीसरा पार्ट प्लेटीहेल्मथीस, चौथा पार्ट एसके हेल्मथीस, पांचवा पार्ट एनिलिडा। तो ये एनिलिडा का पार्ट चल रहा है। और एनिलिडा के अंदर कौन से आते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब जो जल में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल आते हैं इसके अंदर जो जल में रहते हैं। और जल में रहने के अलावा इनका शरीर जो होता है, इनका जो बॉडी होती है वो खंडों में बटी होती है, खंड टाइप के बटी होती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ये आपके देख रहे हो खंड टाइप के दिख रहे होंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या है? ये बॉडी इस तरीके से बटी हुई, यहाँ पे भी देखो खंड टाइप के आपको देख रहे होंगे, तो खंडों में बटी होती है ये। इसी में आती है आपकी अर्थवॉर्म। तो ये आपके क्या है? ये अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म यानी केंचुआ। ये आपको दिख रहा है, ये जोंक है। ये क्या है? लीच जिसे बोलते हैं, ये जोंक है। तो जोंक किस में आती है? वो एनिलिडा के अंदर आती है, जिनका शरीर कैसा होगा? लंबा होगा, खंडों में विभक्त होगा। और इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं? एक्वेटिक एनिमल भी होते हैं। बिल्कुल अर्पिता पांडे एनालिडा का पार्ट है। एनालिडा एक्वेटिक एनिमल होते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जोंक, लीच किसका पार्ट है? लीच किसका पार्ट है? ए कहता है एनिलिडा, बी है आपका प्लेटीहेल्मथीस, सी है मोलस्का, डी है प्रोटोकॉर्डेटा। तो किसका पार्ट है? लीच। तो यहाँ पे वही फोटो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसका पार्ट केंचुआ है उसी का पार्ट लीच है। तो ये लीच किसका पार्ट है? 9 का ए आंसर दे दिया है कमला प्रसाद ने, और कमला प्रसाद बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसके अलावा जोंक होती क्या है? यानी जिनका शरीर कैसा होगा? लंबा होगा भाई, शरीर लंबा होगा। शरीर कैसा? यानी खंडों में बटा होगा, ये हमने भी देखा, खंडों में बटा होगा। ठीक है, पार्ट में डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पे कई सारे पार्ट आपको यहाँ पे दिखते होंगे। तो ये मैंने अभी बताया था, ये पार्ट आपको दिख रहे हैं। अगर फोटो आप ढंग से देख पाओ तो ये पार्ट है। अगर आपने केंचुआ देखा होगा, तो केंचुआ तो बहुत लोगों ने देखा होगा ना। तो ये किसका पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए एनिलिडा का पार्ट है। किसका पार्ट है? एनिलिडा का पार्ट है। आगे बढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 10, एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। एनिलिडा वर्ग से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है, हमें वो बताना है। ऑप्शन नंबर 10 यानी 10 का पहला कहता है अर्थवॉर्म, बी कहता है लीच, सी है आपका नेरिस, सी डी है आपका एस्केरिस। तो इनमें से ऐसा कौन सा है, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका किसका पार्ट नहीं है, एनिलिडा का पार्ट नहीं है। तो मैंने बताया था एनिलिडा कौन, शरीर लंबा होगा, पार्ट में बटा हुआ होगा, एक्वेटिक होगा, तो वो कौन से पार्ट होंगे? बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं आ रहा है किसी का, कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा आपका एस्केरिस। तो मैंने बता दिया था एनिलिडा में क्या आता है, एनिलिडा में केचुआ आता है, अर्थवॉर्म, जोंक आती है, लीच आती है, नेरिस जिसे हम कन खजूरा कहते हैं। कन खजूरा भी आपका कैसा होता है, ये भी आपका पार्ट में डिवाइड होता है, शरीर इसका भी लंबा होता है। गुरुदेव आपकी कक्षा का दृश्य अत्यंत सुंदर और मनमोहक लगता है। भाई थैंक यू, अगर कक्षा का दृश्य आपको मनमोहक लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्या करता है भाई, तितली तो सबने देखी होगी, तितली उड़ी, छत पे उड़ी, बस में चढ़ी, ऐसे कुछ शुरुआत में बच्चे थे तब पढ़ते थे इन चीज़ों को। तो अब बात आती है यहाँ पे एक तितली के बारे में। तो जो इसका जीवन चक्र होता है, साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, तो लाइफ साइकिल यहाँ पे क्या कहलाती है, लार्वा के बाद बोल रहा है कि जो लार्वा होता है उस लार्वा के बाद की लाइफ साइकिल क्या कहलाती है, वो एग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है एग, बी कहता है इसे लार्वा कहा जाता है, सी कहता है इसे कैटरपिलर कहा जाता है, और डी कहता है यहाँ पे इसे कॉपिली कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा कि जो लार्वा के बाद होगा वो कौन सा होगा इसमें? ठीक है, और एक और चीज याद रखना कि जो हम तितली पढ़ रहे हैं ना, ये किसका पार्ट है, ये आपका ऑर्थोपोडा का पार्ट है। किसका पार्ट है, ऑर्थोपोडा का पार्ट है, यानी ये हम छठवां पार्ट पढ़ रहे हैं ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें क्या होगा, ये सबसे बड़ा संघ है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा संघ यानी सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, वो है आपका ऑर्थोपोडा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एनिमल मिलते हैं, वो कौन है, वो है आपका ऑर्थोपोडा। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा एनिमल मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, अंतु जंतु मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे। और इसके अंदर जितने भी एनिमल मिलते हैं वो उसका 2/3 पार्ट इसके अंदर आता है। क्या होता है, 2/3 पार्ट। अगर 3 जंतु हैं तो 3 में से 2 इसके अंदर आते हैं। अब इसके अंदर आते कौन है, तो आपने देखे होंगे जितने भी कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, वो इस ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं जितने भी कीड़े होते हैं। और कीड़ों को पहचानने का तरीका, जिनके पास में 3 पेयर होंगे, किसके, पाँव के, पैर के, 3 पेयर ऑफ लेग होगा, पाँव के 3 पेयर होंगे, वो आपके कीड़े होते हैं। तो भाई हमने देखा होगा कि बिच्छू के तो नहीं होते, मकड़ी के तो नहीं होते। भाई बिच्छू है और मकड़ी है, इनके तो हमने नहीं देखे हैं, तो भाई इनके 3 पेयर तो नहीं है, तो फिर ये कौन है, ये इंसेक्ट नहीं है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन इंसेक्ट नहीं है, यानी कीड़ा नहीं है, तो वो बिच्छू और मकड़ी है जो कीट वर्ग में नहीं आते हैं। पार्ट इसी का है ऑर्थोपोडा का, लेकिन ये कीड़े नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, इनके पास में पैर जो होते हैं ना, उनके 4 पेयर होते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं ना 3 पेयर अगर होंगे वो तो कीड़े होते हैं, जिनके पास 3 पेयर नहीं होंगे वो आपके किस में आएंगे, वो आपके बिच इसमें आएंगे, यानी इंसेक्ट में नहीं आएंगे, लेकिन वो ऑर्थोपोडा में आएंगे। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो पहली अवस्था की अगर मैं बात करूं तो पहली अवस्था होती है एग। एग क्या, पेड़ के पत्तों पर तितलियां 200 से 300 अंडे देती हैं, ये बात पता है। पेड़ के पत्तों पर तितलियां 200 से 300 अंडे देती हैं। ठीक है, इसके बाद में होता क्या है, पेड़ के पत्तों पर इन्होंने अंडे दे दिए, अंडे देने के बाद में हुआ क्या, अंडे देने के बाद में ये चेंज हुआ किसमें, ये आपका लार्वा में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ, लार्वा में चेंज हुआ, जिसे हम कैटरपिलर कह रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये फिर से चेंज होता है, किस में चेंज होता है, ये प्यूपा में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, प्यूपा में चेंज होता है। ठीक है, और प्यूपा के बाद में किस में, ये फिर अपनी वयस्क अवस्था में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए,
सर आपकी एक प्रिय शिष्या ने आपके लिए संदेश भिजवाया, उनका नाम है रूही। उन्होंने कहा गुरुदेव का संदेश पहुंचा देना कि मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया है, रूही का अगर सिलेक्शन हो चुका है तो ये तो उनके लिए कह सकता हूँ कि हाँ, बहुत अच्छी बात है। और अगर रूही का हुआ है तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई मिठाई विठाई तो आनी चाहिए। बताओ, डी आंसर आ चुका है। तो रूही को भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, रूही अब पार्टी बनती है। अगर आप वास्तव में हमारे आसपास से हो तो और अच्छा बात है कि आप आके यहाँ पे हमें हम लोगों के साथ हम लोगों से पार्टी चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और आप खुद पार्टी देना चाहते हो तो हमें बुलाओ भाई, हम तो बैठे हैं आने के लिए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ स्टडीज लाइव। तो इसका आंसर हो जाएगा कोपली। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यानी तीसरी अवस्था जो होती है वो आपकी क्या होती है, कोपिल होती है, यानी प्यूपा होती है। इसके बाद में वो वयस्क हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं है, लेट तो हो ही जाते हैं, हम भी हो जाते हैं कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आपका नहीं हुआ है तो थोड़ी सी आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको मैं बता दूं कि पुलिस की फिर से भर्तियां आने वाली हैं। अभी अभी हाल ही में योगी सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि हम फरवरी के बाद में, हो सकता है बोला फरवरी है लेकिन हो सकता है और लेट हो, लेकिन 40,000 पद फिर से आने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। और मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस बार रहा है तो मैं चाहता हूं कि अगली बार में ऐसा कुछ ना हो, मुझसे ऐसी गलती ना हो जिससे वो सिलेक्शन मेरा रुक जाए। और कैसे सिलेक्शन अगर रुकता है ना तो कैसा फील होता है वो आपको अभी फील हो रहा होगा। तो अपने अंदर कहते हैं ना, अपने अंदर की आग को जलाना है और उसके बाद में क्या करना है, पढ़ाई को इस तरीके से करना है कि मेरे से अब इस बार गलती ना हो। क्योंकि एक गलती ने मेरे हाथ से जॉब छीन ली है, तो मेरे पास में दुआ मौका यही है, इस मौके को मुझे भुनाना है। और इस मौके पर जो 40,000 पद आगे आने वाले हैं, इस पद के लिए मुझे करना है, यानी इनमें एक सीट मुझे पक्की करनी है। तो मेहनत उस तरीके से करनी है कि मेरे से गलती ना हो। क्योंकि अब गलती तो इसका मतलब है कि एक भर्ती जो आने वाली है वो भी हमारे हाथ से गई। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब ये भर्ती मेरे हाथ से निकल जाए, इसलिए मेहनत करो। और अब की बार कहते हैं ना, जैसे बीजेपी नारा देती है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार, भले ही हो नहीं पाया, लेकिन नारा देने के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। तो वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो बात करते हैं। पादपों के समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पे पादप के लिए पूछा गया है, लेकिन हम जो एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया कि एनिमल किंगडम में आपका ऑर्थोपोडा आता है। और ऑर्थोपोडा के बारे में अभी हमने पढ़ा है, जो कि सबसे बड़ा संघ है, जिसके अंदर 2/3 जो जंतु होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर कीड़े आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। और जो इंसेक्ट होते हैं वो उनके पास में 3 पेयर होते हैं लेग के, लेकिन बिच्छू मकड़ी जैसे जो होते हैं वो उनके पास में 4 पेयर होते हैं। वो इंसेक्ट नहीं होते लेकिन आते इसी में ही है। कॉकरोच जो होता है उसके पास में आरबीसी नहीं होता, इसके पास में ब्लड जो होता है आरबीसी नहीं मिलता, हीमोग्लोबिन नहीं मिलता, जिस वजह से इसका ब्लड जो होता है वो लाल नहीं होता, वो आता है, इसका रंगहीन कह सकते हैं। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो रंगहीन होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा भाई, ऑर्थोपोडा हो जाएगा। क्योंकि बाकी थैलोपाइटा, आवृतबीजी और नग्नबीजी तीनों ही आपके किस में आते हैं, ये पादप जगत के हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है किसको, यहाँ पे हमें पता है कि एनिमल किंगडम का आपका ऑर्थोपोडा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ इस बार प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मतलब पहले आपको पढ़ना इतने अच्छे से होगा कि हर पढ़ाई के बाद में मैं क्या करता हूँ, पहले क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बता देता हूँ। अब उस थ्योरी पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सबको सामने ला के रख देता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करने होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। उसके बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने होते हैं कि ये आ सकता है। तो यहां पे याद रखना कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग होते हैं और दूसरा होता है प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि हमें तहां से पता चलता है कि लेवल क्या है। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। सर जी हम आपके शिष्य जो हस्तिनापुर निवासी है उन तक आपका संदेश बिल्कुल पहुंचा देंगे। मिठाई वाला तो मिठाई वाला अब हस्तिनापुर की बात है तो हस्तिनापुर से भाई यहाँ तक मिठाई आनी ही है, यहाँ तक तो नहीं आनी। हाँ वो है कि कहते ना व्हाट्सएप पे भेज दो, व्हाट्सएप पे नॉर्मली भेज दिया कि हाँ लो देख लो और खुश हो जाओ,
वो खुशी होना पड़ेगा फिर तो। क्वेश्चन नंबर 13, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। मैंने बता दिया अभी बता दिया कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जंतु पाए जाते हैं, सबसे बड़ा संघ कहलाता है। 2/3 जंतु इसके अंदर आते हैं, इंसेक्ट इसके अंदर आते हैं, और जिसके बारे में बिच्छू और मकड़ी भी आते हैं, कॉकरोच भी इसके अंदर आता है। वो सारे जो हैं वो आपके जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। तो वो आपका क्या है, जंतु का सबसे बड़ा समूह, जिसका नाम है ऑर्थ्रोपोडा। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका 2018 में ही 3 बार पूछा गया है। 2018 की शिफ्ट में ही ग्रुप डी के पेपर में 3 बार पूछा गया है। तो इसके लिए आप समझ लो कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो है वो पूछा जाता है। सबसे बड़ा समूह सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑर्थ्रोपोडा। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? मोलस्का की बात आ रही है। तो मोलस्का क्या होता है, यहां पे मैं बता दूं, ये जैसे हमने पढ़ा उसका कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए सेकंड लार्जेस्ट कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकंड लार्जेस्ट कौन है, उसका नाम है मोलस्का। क्या नाम है उसका? मोलस्का नाम है। सबसे बड़ा ऑर्थ्रोपोडा होता है, दूसरे नंबर पर आने वाला फाइलम आपका मोलस्का होता है। इसकी जो स्किन होती है, इसकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है। कैसी होती है? स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है। ये कुछ जमीन पर पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पे पानी में पाए जाते हैं। अगर पानी में पाए जाएंगे तो गलफड़े होंगे, इनके पास में गिल्स होंगे। तो आपने देखा होगा भाई ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस आपका मोलस्का में आता है। कैटल फिश जो होती है वो भी किस में आती है? ये भी आपकी मोलस्का संघ में आती है, मोलस्का फाइलम में आती है। इसके अलावा स्नेल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पाइला होता है जिसे हम घोंगा कहते हैं। तो ये सब आपके किस में आते हैं? ये आपके किस में आते हैं? जो आपके मोलस्का में आते हैं। तो यहां पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? किससे संबंधित है? मोलस्का से। तो आप बताओ, मैंने अभी बताया कॉकरोच। कॉकरोच जो है जिसके पास में आरबीसी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से इसका ब्लड जो होता है वो रेड नहीं होता, रक्तहीन यानी रंगहीन होता है। तो यहाँ पे ये पार्ट जो था वो हमने किस में पढ़ा? ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा में इसके अंदर इंसेक्ट पाए जाते हैं। तो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, तो वो आपका ऑर्थ्रोपोडा का पार्ट हो गया। केंचुए की बात करें तो ये होगा आपका अर्थवर्म। और अर्थवर्म जो होता है वो किसके अंदर आता है? तो वो आपका एनीलिडा के अंदर आता है। किसके अंदर? एनीलिडा के अंदर आता है। स्टारफिश की बात करूं तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा जो कि आपका आने वाला है उसमें आएगा। बाकी बचा कौन? स्नेल बचा, यानी घोंगा बचा। घोंगा यहां पर मोलस्का के अंदर आता है, ये बात याद रखना। बाकी यहां पे मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं। जैसे आपको ये घोंगा, ये आपको ये घोंगा दिख रहा है ना, ये आपका घोंगा है। और घोंगा की मैं बात करूं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हम लोग शंख बजाते ना, शंख जो होता है, वो शंख जो होता है वो आपको इस घोंगा के ऊपर लगने वाली खोल होती है, वो उसको हम बजाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल स्नेह आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? अभी हमने देखा भाई कॉकरोच के खून का रंग, तो भाई कैसा था? कॉकरोच के खून का रंग तो कुछ था ही नहीं। हमसे पूछा जा रहा है ऑक्टोपस के बारे में, तो ऑक्टोपस की बात आ रही है। तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है या काला होता है? तो कैसा होता है? पीयूष जी, हाँ जी सर, हम आपकी मिठाई का उत्तरदायित्व लेते हैं। आपके शिष्य स्वयं प्रस्थान करके आपको मिठाई खिलाने आएंगी, हम स्वयं उनके साथ आएंगे आपके पास। बिल्कुल स्वागत है भाई, अगर आप आते हो तो। ये पहले भी बताया था जब हमारे यहाँ पे कहते हैं ना पूजा, जब पूजा हवन सब कुछ हुआ था तो उस टाइम पे भी हमने सबको इनवाइट किया था। आप सबको तब भी आना चाहिए था, लेकिन आप कोई नहीं आए। हम लोगों ने खुद अकेले ही किया। जो आसपास के जो बच्चे थे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ने आते हैं वो लोग आए थे। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी हमारे पास में यहाँ तक आ सकते हैं, वो भी इन्वाइट हैं। नंबर आपको ऊपर दिखा मिलता है। कोई भी दिक्कत आती है आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू कलर का है, अर्पिता पांडे ने आंसर दे दिया है। तो इसके अंदर ब्लू कलर का क्या पाया जाता है? कलर यानी रंग किसका? खून का। ठीक है, इसके अंदर एक पिगमेंट मिलता है। किसकी वजह से? हम कहते हैं हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, तो जिसकी वजह से हम लाल रंग बताते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी हीमो
साइनिन होता है। किसके अंदर? इसके अंदर हिमोसाइनिन होता है, जिसकी वजह से इसका रंग जो होता है वो, यानी जो पिगमेंट मिल रहा है वो हिमोसाइनिन होता है, जिसमें कॉपर की धातु पाई जाती है। तो जिसकी वजह से इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? नीला होता है। इसे हम कहते हैं रेस्पायरेटरी पिगमेंट। ठीक है। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चित्रांशी चौहान, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। चित्रांशी चौहान, राम राम। स्टडी लाइफ ब्लू कलर का। सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? हम लोग टूंडला से पढ़ा रहे हैं, जो कि आपका फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। और फिरोजाबाद जैसे हम कांच की नगरी कहते हैं, जहाँ से आपका कांच बन के जाता है, जहाँ से आपके चूड़ियाँ बनती हैं, यानी चूड़ियों का शहर जिसे कहते हैं, जहाँ पे सुहाग नगरी जिसे कहते हैं, हम उसमें से पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आपका एक टूंडला जो कि एक कस्बा है, जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, वहीं पर हमारा स्टूडियो है। अगर आप कभी जिसे भी आना हो भाई, टूंडला जंक्शन बहुत बड़ा जंक्शन है। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, सुहाग नगरी से कक्षा ले रहे हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 16। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो ये एक और समूह आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने जो पढ़ा है ये वाला जो था वो कौन सा ग्रुप था? उसे हम कह रहे थे मॉलस्का। अब इस मॉलस्का के बाद में जो ग्रुप आया है उसे हम कह रहे हैं इकाइनोडर्मेटा। क्या कह रहे हैं? इकाइनोडर्मेटा। अब यहाँ पे आप एक वर्ड सुनेंगे, डर्मेटा की बात कर रहे हैं। डर्म मीन्स होती है स्किन। डर्म मीन्स क्या होती है? डर्म मीन्स होती है, यानी डर्मा जो पढ़ते हैं तो ये किसके लिए करते हैं? ये स्किन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा इकाइनो की बात करते हैं तो इकाइनो का मतलब होता है यहाँ पे कांटे, यानी जिसकी स्किन पर क्या हो? कांटे हों। जिसकी स्किन पर कांटे हो वो आपके किस में आएंगे? वो आपके इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। अब जिसकी स्किन पर आपको कांटे दिख जाएं, कोई भी हो, ठीक है, वो सब आपके किस में आएंगे? इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। तो पूर्णतः जो समुद्री जीव होते हैं, अब ये कंप्लीट ही कहते हैं ना, अभी हमने पढ़े कि कुछ आपके समुद्र में पाए जा रहे हैं, कुछ आपके जमीन पर मिल रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से समुद्र के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से समुद्र के अंदर मिलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं, यानी पूरी तरीके से कंप्लीटली समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। इनके ऊपर जो है इसकी स्किन पर कांटे पाए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप देखेंगे स्टारफिश देखेंगे तो स्टारफिश के ऊपर आपको कांटे दिखाई देंगे। समुद्री खीरा जो होता है, समुद्री खीरा के अंदर भी आपको ऊपर जो होता है ना, क्या मिलता है? कांटे मिलते हैं। समुद्री खीरा होता है। सी लिली जो होती है उसके ऊपर भी क्या मिलता है? उसके ऊपर भी आपको कांटे मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब आ गया स्टारफिश। स्टारफिश जो है वो किस समूह से संबंधित है? स्टारफिश जो है वो किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन आपका ए है इकाइनोडर्मेटा, बी है आपका एनिलिडा, सी है आपका पोरीफेरा, डी है यहाँ पे निमेटोडा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो आपकी स्टारफिश है, स्टारफिश किस समूह के अंदर आती है? इकाइनोडर्मेटा, मगरमच्छ, इकाइनोडर्मेटा, सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो आंसर होगा स्टारफिश का वो हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा। तो मैंने क्या बता दिया यहाँ पे? मैंने आपको सारे फाइलम बता दिए जो हम पढ़ने वाले थे। यहाँ पर मैंने आपको पूरे जितने भी होते हैं, अब इसके बाद में हमें कॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है, वो उस कॉर्डेटा को मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इस क्लास में हमने क्या पढ़ा? पॉरीफेरा को पढ़ा, पॉरीफेरा के अलावा सीलेंट्रेटा को पढ़ा, सीलेंट्रेटा के बाद हमने किसको पढ़ा? प्लेटी हेल्मथिस को पढ़ा, उसके बाद के हेल्मथिस को पढ़ा, इसके बाद एनिलिडा को जाना, ऑर्थोपोडा को जाना, मॉलस्का के बारे में पढ़ा और इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया किस किस के बारे में। सबसे पहला है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद में सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद में प्लेटी हेल्मथिस, उसके बाद एस्के हेल्मथिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा जो कि सबसे बड़ा ग्रुप था जानवरों का, इसके बाद मॉलस्का जो कि आपका सेकंड लार्जेस्ट था, और इकाइनोडर्मेटा जो हमने जिसके ऊपर कांटे देके वो थी स्टारफिश। तो ये इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, और मुझे लगता है ये आपको क्लास समझ में आई होगी अगर आपने अच्छे से देखी है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी थी, वो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी। और आपने अगर थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है तो आप मेरी क्लास में शुरुआत में जुड़ सकते हैं, और शुरू में मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज जरूर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा
समझ में आए जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको डायरेक्ट पढ़ना होता है, यानी डायरेक्ट पढ़ना है, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। इस वजह से मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। चैप्टर वाइज में मैं आपको यहाँ पे उसके ब्रीफ नॉलेज देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, और जब हम क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चन के आंसर भी हमारे पास में आ पाए। और इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको शुरुआत में थोड़ा सा पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। तो इसी क्लास में जुड़ने के लिए रोजाना शाम को 6 बजे हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस में मैं आपको प्रेजेंट टाइम में आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, और मैंने फिजिक्स कंप्लीट करा दी है। और आपका अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर, यानी इससे पहले हमारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर आप उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है, और चैप्टर वाइज में भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हैं, मैं एक बार कहना चाहूँगा, सेशन को जरूर शेयर कर दिया करें। जो वास्तव में आपकी तैयारी, यानी आपके आसपास के लोग हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। और जो आना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि आने का, तो आपका स्वागत है, आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको आने के लिए बस नंबर जो दिया था मैंने अभी, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चित्रांशी चौहान, अर्पिता पांडे, स्टडीज लाइव, पीयूष भाई, सभी का ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम सभी गुड नाइट। अभी इसके साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ में, यानी इसी का एक नया टॉपिक जिसे हम कॉर्डेटा कहेंगे, कॉर्डेटा को पढ़ने वाले हैं। तो उस क्लास में जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।